हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरी की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज उसकी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको मैच करना है एक दूसरे के साथ कि जावा किसके साथ है और सी क्या है और लिस्प क्या है और पाइथन क्या है। हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते चलते, वहाँ पे आपको आंसर्स पे बताते कौन किससे मैच करता है। तो ये सारे जो भी दिया हुआ है जावा, सी, LISP या पाइथन, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और इसके इन्वेंटर को आपको जानना है कि कौन है। तो जावा के इन्वेंटर अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो बताना है जेम्स ए गॉसिम। जावा के इन्वेंटर कौन है? जेम्स ए गॉसिम। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन हुए? तो डेनिस रिचे। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है? डेनिस रिचे। और लिस्प जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके इन्वेंटर कौन है? तो जॉन MC कार्थी। जॉन MC कार्थी जो है वो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है? तो गिडो वैन रोसुम। गिडो वैन रोसुम जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट में निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषा की 5वीं पीढ़ी को पहचानिए। जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषा दिया हुआ है इसकी 5वीं पीढ़ी कौन से, इसे आपको बताना है। यहाँ पे एक से अधिक आंसर्स होंगे, इसलिए यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं कि A B सही है, A C सही है, A D सही है, कौन सा सही इसमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B एंड C, यानी मरकरी एंड OPS5। मरकरी और OPS5 ऑप्शन नंबर B एंड C। C में क्या है आपका? प्रोलोग, PROLOG। ये दोनों प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 5वीं पीढ़ी की है। कौन कौन सी है? तो मरकरी एंड OPS5 और प्रोलोग जो है प्रोग्रामिंग भाषा, ये 5वीं पीढ़ी की है। तो इस हिसाब से B एंड C किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए थोड़ा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे और सेकंड जनरेशन के, लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आने लगे थे, जिसमें थर्ड जनरेशन में आपका C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट थे। और फोर्थ जनरेशन में आपका पर्ल, पाइथन, SQL, मैट्रिक्स, लेबोरेटरी, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के थे। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में मरकरी, OPS5 और प्रोलोग का यूज किया गया था। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि लो लेवल में कौन कौन से जनरेशन है और हाई लेवल में कौन कौन से जनरेशन है और उसके अंदर कौन कौन से लैंग्वेज आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंस्टाग्राम किसके द्वारा अर्जित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, फेसबुक के द्वारा इंस्टाग्राम को अर्जित किया जाता है। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। फेसबुक के द्वारा इंस्टाग्राम को अर्जित किया जाता है। इंस्टाग्राम को IG या इंस्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फ़ोटो और वीडियो शेयर करने की एक सामाजिक नेटवर्क सेवा है जो 2012 से फेसबुक के द्वारा अर्जित की जाती है। इंस्टाग्राम को कैल्विन सिस्ट्रॉम और माइक कैरियर ने अक्टूबर 2010 में शुरू किया था। किसने किया था? तो इंस्टाग्राम को कैल्विन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने अक्टूबर 2010 में शुरू किया था। यह एक मुफ्त ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन एंड सोशल नेटवर्क है, जबकि याहू एंड गूगल दोनों सर्च इंजन है तथा व्हाट्सएप एक सामाजिक नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? BASIC। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बारे में समझते क्या है बेसिक क्या है। बेसिक जिसका फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1963-64 में डॉक्टर जॉन कैमिनी और थॉमस कुर्ज द्वारा किया गया था। बेसिक भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। बेसिक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ASCII। ASCII जो है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। वही फॉर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग भाषा है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? पहला है आपका फॉर्ट्रैन, जिसे हम लोग फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1957 ईस्वी में जॉन बेकस द्वारा किया गया था। यह गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु उच्च स्तरीय भाषा है। इस भाषा से बीजगणितीय गणनाएं आसानी से की जाती है। यह भाषा प्रविधि आधारित भाषा की श्रेणी में आता है।
नेक्स्ट भाषा है आपका कोबोल लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस भाषा का विकास 1959 में ग्रेस मरे हाइपर द्वारा किया गया था। यह व्यापारिक डाटा प्रक्रिया हेतु प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। थर्ड आपका है बेसिक, जिसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1963-64 में डॉक्टर जॉन कैमिनी और थॉमस कुर्टज्वारा द्वारा किया गया था। बेसिक भाषा को प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। बेसिक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का उदाहरण है। ASCII क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एक चरित्र एनकोडिंग मानक है। ASCII कोड कंप्यूटर दूरसंचार उपकरण और अन्य उपकरणों में पाठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश आधुनिक चरित्र एनकोडिंग योजनाएं ASCII पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनिक्स UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है सी भाषा में तैयार किया गया है। किस भाषा में तैयार किया गया है? तो सी भाषा में इसको तैयार किया गया, जो आपका क्या है इसका ऑप्शंस में क्या है? सी में। ये सी जो लिखा हुआ है वो क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी सी लैंग्वेज में तैयार किया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि यूनिक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को संभालने में सक्षम है। यूनिक्स का विकास केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा 1969 के आसपास AT4T बेल लैब्स में शुरू हुआ था। यह सी भाषा में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु चाहिए। सॉफ्टवेयर का अगर विकास करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो हाई लेवल लैंग्वेज होना चाहिए, उच्च स्तरीय भाषा होना चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे सी है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल, जो प्रोग्रामर को ऐसे प्रोग्राम लिखने में सक्षम बनाती है जो किसी विशेष प्रकार के कंप्यूटर से कम या ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। ऐसी भाषाओं को उच्च स्तरीय माना जाता है क्योंकि वे मानव भाषाओं के करीब है और मशीन भाषाओं से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज बेसिक? बेसिक क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक एक प्रकार का लैंग्वेज है। ये क्या एक प्रकार का लैंग्वेज है? बेसिक जिसका फुल फॉर्म बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, जिसका विकास 1 मई 1964 को जॉन जॉर्ज कैमिनी और थॉमस यूजीन कार्ड्स ने किया है। बेसिक डेवलप्ड इन द डर्टमाउथ कॉलेज। यह सबसे सरल उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक अंग्रेजी के समान आदेशों के साथ इसे स्कूली बच्चों और नौसिखिए प्रोग्रामर द्वारा भी आसानी से सीखा जा सकता है। 1980 के बाद बेसिक पर्सन कंप्यूटर पर उपयोग के लिए लोकप्रिय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ASCII। ASCII एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। वहीं कोबोल, बेसिक और फोर्ट्रॉन क्या प्रोग्रामिंग भाषा है। ASCII जिसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, कंप्यूटर की मेमोरी में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह के रूप में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बाइट का होता है। ASCII कोड में ऐसे 256 कोड हैं। कोबोल है जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रयोग व्यवस्था एवं उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है। फोर्ट्रॉन जिसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन का सबसे ज़्यादा आयोग वैज्ञानिक तथा गणितीय कार्यों में किया जाता है। बेसिक जिसका फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, जिसका निर्माण 1964 अमेरिकन प्रोफेसर जॉन जी कैमिनी ने किया था। यह भाषा अत्यंत सरल होने के कारण अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोग्राम कृत्रिम आसूचना हेतु विशेष कर प्रोग्राम लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन। आपको बताना कि कृत्रिम आसूचना हेतु विशेष कर प्रोग्राम लैंग्वेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोलोग। उस केस में हम लोग प्रोलोग प्रोग्राम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। प्रोलोग एक तर्क प्रोग्रामिंग भाषा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी है। 1970 के दशक में पहली बार फ्रांस के मार्सेल में एलन कॉलमेरियर और उसके समूह द्वारा भाषा की कल्पना की गई थी और यह पहली प्रोलोग प्रणाली 1972 में फिलिप रॉसेल के साथ कॉलमेरियर द्वारा विकसित की गई थी। प्रोलोग पहली तर्क प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक था और आज भी ऐसी भाषाओं में सबसे लोकप्रिय है जिसमें कई मुफ्त और व्यावसायिक कार्यान्वयन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला
और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो फर्स्ट है आपका मशीन, फिर है असेंबली और थर्ड है इसका हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान से देखिए, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। मशीन लैंग्वेज क्या है? यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। सेकेंड है आपका असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन भाषा द्वारा प्रोग्राम तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा का निर्माण किया। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को असेंबली भाषा कहते हैं। असेंबली भाषा में मशीन कोड के स्थान पर नेमोनिक कोड का प्रयोग किया गया है, जिन्हें मानव मस्तिष्क आसानी से पहचान सकता है। लास्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाने वाले प्रोग्राम के निर्देश साधारण अंग्रेजी भाषा तथा कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह से मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें मशीन भाषा को बदलने के लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेजेज, उच्च स्तर की जो भाषा है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वो मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी मशीन से वो स्वतंत्र है। जो उच्च स्तरीय की भाषा है वो क्या है? मशीन से स्वतंत्र है। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं जो गणितीय प्रतीकों, प्राकृतिक भाषा, कैरेक्टर और प्रतीकों के संयोजन द्वारा निर्मित है। समान तरीके से आधुनिक प्रक्रिया उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषा के रूप में जाना जाता है। कंपाइलर का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, C++, जावा आदि ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ASCII। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले बार भी डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन ASCII ASCII जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप पीछे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देश की एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देश को एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहलाते हैं। एक द्विभाषीय कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक का उपयोग करके लिखे गए प्रोग्राम निर्देशों के सीधे निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। द्विभाषीय जिसे हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं, यह उच्च स्तरीय कार्यक्रम को एक मध्यवर्ती भाषा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीन स्तर के निर्देश के रूपांतर में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर कोड की दूसरी भाषा में अनुवादित करता है। कंपाइलर का प्राथमिक प्रयोग प्रोग्राम के सोर्स कोड को हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा से निम्न स्तरीय असेंबली भाषा, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित करने के लिए होता है। कंपाइलर क्या होता है? तो एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर कोड की दूसरी भाषा में अनुवादित करता है। और कंपाइलर का प्राथमिक प्रयोग प्रोग्राम के सोर्स कोड को हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा से निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लो चार्ट में निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट इन द ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपको इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा इजी में सॉल्व हो जाएगा। फ्लो चार्ट में निम्नलिखित सोपानों का क्रम में व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हम लोग समस्याओं को उप समस्याओं में पहचानना होगा, फिर डेटा का संरचना होगा, फिर लूप या पास जिसे हम लोग कहते हैं तथा लूपों की समाप्ति होगी, और लास्ट में आपका मॉड्यूलरिटी यानी कि प्रमापीयता होगा। क्या होगा फ्लो चार्ट में? निम्नलिखित सपनों क्रम क्या होगा? समस्याओं को उप समस्याओं में पहचानना होगा, डेटा संरचना होगा, फिर लूप तथा लूपों की समाप्ति होगी, और फिर जाके आपका प्रामाणिकता होगा। इस प्रकार इस बेसिस से आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि फर्स्ट में आपका थर्ड में आएगा। थर्ड में क्या है? समस्याओं को उप समस्याओं में पहचाना जाएगा, फिर सेकंड में डेटा का संरचना होगा, फिर फोर्थ में लूप या लूपों की समाप्ति होगी, और फर्स्ट में आपका मॉड्यूलरिटी यानी प्रमापीयता मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोबोल, बेसिक एंड सी। कोबोल, बेसिक एंड सी भाषाओं का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोबोल, बेसिक तथा सी भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको दिखना है यहाँ पे MySQL है, अपाचे है, पर्ल है और API है। इसकी कौन सी भाषा है कि मतलब कौन क्या है ये बताना है। कोई भाषा हो सकता है, कोई सर्वर होगा, कोई यूजर इंटरफेस है और कोई RDBMS के अंतर्गत आता होगा। तो इसके आंसर्स को हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन से आपको मैं बताता हूँ क्या है। MySQL ये क्या है, तो ये एक RDBMS है। क्या है ये? RDBMS है। अपाचे एक प्रकार का सर्वर है, पर्ल एक प्रकार का भाषा है और API जो है वो यूज़र इंटरफेस है। MySQL क्या है, तो RDBMS है, अपाचे क्या है, सर्वर है, पर्ल क्या है, एक भाषा है और API क्या है, तो ये एक यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ WAMP गिवन बिलो। आपको इन सारे ऑप्शन में से बताना है कि WAMP के कंपोनेंट्स इसमें से कौन कौन से हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C और D आएगा। MySQL और PEARL पर्ल, ये दोनों के दोनों क्या है, WAMP के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? MySQL और PEARL। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, आसानी से समझ में आएगा। WAMP के पहचानकर्ता तत्व निम्न है। पहला है आपका MySQL, दूसरा है आपका PEARL पर्ल। नोट में आपको ध्यान रखना है कि एडोब कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुस्तरीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। वेब क्या है, यहाँ से W से वेब आएगा। वेब क्या है, तो वेब का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, को सामान्यतः वेब के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से तत्व नेटवर्क में अस्तित्व में आए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सिस्टम नेटवर्क डेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1982। मतलब 1982 के आसपास से आपको बताना है कि कौन सा नेटवर्क में अस्तित्व में आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, कोड में दिया हुआ है, यानी B एंड C इसका सही होगा। फर्स्ट है आपका फोर्सा FORSA और C है आपका ENVIS। फोर्सा और इनविस जो है वो 1982 में नेटवर्क के में अस्तित्व में आए हैं। नेटवर्क के अंतर्गत वो आ गए। कौन कौन? FORSA फोर्सा और ENVIS। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। फोर्सा और एनविस ये तत्व या नेटवर्क में अस्तित्व में आए हैं। अर्नेट, जिसका फुल फॉर्म द एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क की स्थापना 1986 में की गई। और कॉनेट का क्या है, यह एक कंसर्ट नेटवर्क है जिसमें से एक संगीत कार्यक्रम दर्शकों को सामने एक लाइव संगीत प्रदर्शन है। कौन है वो? तो कंसर्ट कहलाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेडोरा। FEDORA फेडोरा। फेडोरा जो है, फेडोरा ये इसकी स्थापना कॉर्नेल विश्वविद्यालय में हुआ। यह डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? फेडोरा। तो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में फेडोरा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। फेडोरा समुदाय समर्थित फेडोरा प्रोजेक्ट द्वारा विकसित एक लिनक्स वितरण है जो मुख्य रूप से अन्य कंपनियों के अतिरिक्त समर्थन के साथ IBM की सहायता कंपनी रेड हैट द्वारा प्रायोजित है, जबकि ePrints यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन स्कूल से विकसित हुई तथा GSGL अर्थात ग्रीन स्टोन का उत्पादन वाइकाटो विश्वविद्यालयों में न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया और इसे यूनेस्को और बेल्जियम में ह्यूमन इन्फो NGO के सहयोग से विकसित और वितरित किया गया। डी स्पेस क्या है, तो MIT और HP लैब्स में ड्यूरा स्पेस के द्वारा 2002 में विकसित किया गया। यह एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आमतौर पर विद्वानों या प्रकाशित डिजिटल सामग्री के लिए ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विनिसस क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, आप बताइए इसका विनिसस क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विनिसस जो है वो CDS या तो फिर ISIS विंडोज़ वर्जन है। विनिसस क्या है, तो यह CDS या ISIS विंडोज़ वर्जन है। इसके बारे में समझिए क्या है। विनिसिस का फुल फॉर्म विंडोज़ वर्जन ऑफ CDS या ISIS है, जिसका 1.31 संस्करण को 1998 में यूनेस्को पेरिस के PGI द्वारा जारी किया गया था। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसे यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। विनिसिस को किसके द्वारा विकसित किया गया, यूनेस्को के द्वारा किया गया। यूनेस्को द्वारा विकसित विनिसिस एक और फ्लेक्सिबल, इजी टू यूज़, मेन्यू ड्राइवन, सामान्यकृत सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर विशेष रूप से टेक्सचुअल डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विनिसिस में किसी भी संख्या के डेटाबेस को पूरी तरह से अलग बनाने की क्षमता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सोल के तात्पर्य है, सोल के क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल मीन्स होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। क्या है सोल? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बारे में आप समझिए क्या है सोल। सोल जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं, सोल को पुस्तकालय स्वचालन के लिए शैक्षणिक पुस्तकालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस अत्यधिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का इन्फ्लिबनेट द्वारा 1996 में विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण सोल 20 जनवरी 2009 में जारी किया गया था। सोल के नए संस्करण का डेटाबेस MS SQL और MY SQL के नवीनतम संस्करणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोल सॉफ्टवेयर में 6 मॉड्यूल है। पहला है एक्विजिशन, फिर है कैटलॉग, फिर है सर्कुलेशन, फिर है सीरियल कंट्रोल, फिर है ओपेक और लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जोटेरो क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोटेरो जो एक प्रकार का बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है। जोटेरो क्या है? तो ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं जोटेरो को। जोटेरो ग्रंथ सूची डेटा और संबंधित अनुसंधान सामग्री का प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र ओपन सोर्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। उल्लेखनीय विशेषताओं में वेब ब्राउजर एकीकरण, ऑनलाइन सीकिंग, इंटेक्स्ट उद्धरणों की पीढ़ी, फुटनोट्स और ग्रंथ सूची, साथ ही साथ वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर और गूगल डॉक्स के साथ एकीकरण शामिल है। यह जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर हिस्ट्री और न्यू मीडिया द्वारा निर्मित है। जोटेरो की पहली रिलीज अक्टूबर 2006 में फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लिए एड ऑन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CDS ISIS में डिलीमीटर्स का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। डिलीमीटर्स का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सब फील्ड इंडिकेटर्स है, उपक्षेत्र संकेतक है। CDS ISIS में डिलीमीटर्स जो है वो उपक्षेत्र संकेतक है, सब फील्ड इंडिकेटर्स है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि CDS ISIS में डिलीमीटर्स का अर्थ उपक्षेत्र संकेतक यानी सब फील्ड इंडिकेटर है, जबकि क्षेत्र पता, क्षेत्र पुनरावर्तीयता और क्षेत्र फॉर्मेट का अर्थ उनके नाम से ही जाना जा सकता है। CDS ISIS इनका संक्षिप्त रूप में कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या इंटीग्रेटेड सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। CDS ISIS के विकास की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1985 में किया गया। यह एक बिब्लियोग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CDS ISIS को किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। CDS ISIS जिसका फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की उत्पत्ति ISIS में हुई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया था। 1960 के दशक में ISIS का उपयोग ILO में कैटलॉगिंग और प्रलेखन के लिए किया गया था। CDS ISIS का MS विंडो संस्करण 1996 में वेनिसिस के नाम से उपलब्ध कराया गया था। यूनेस्को जिसने IDRC से ISIS प्राप्त किया था। यूनेस्को अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि SOUL सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन, आपसे पूछा जा रहा है SOUL सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज़ पर निर्धारित है? इसका राइट आंसर है वो SQL सर्वर पर निर्धारित है। किस पर निर्धारित है? SQL सर्वर पर है। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। सोल जिसका फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। सोल को पुस्तकालय स्वचालन के लिए शैक्षणिक पुस्तकालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस अत्यधिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर को इन्फ्लिबनेट द्वारा 1996 में विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण सोल 20 जनवरी 2009 में जारी किया गया था। सोल के नए संस्करण का डेटाबेस MS SQL और MY SQL के नवीनतम संस्करणों के लिए डिजाइन किया गया है। सोल सॉफ्टवेयर में 6 मॉड्यूल है। पहला है आपका एक्विजिशन, फिर है कैटलॉग, फिर है सर्कुलेशन, फिर है सीरियल कंट्रोल, फिर है ओपेक और लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है SOUL सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल हैं, आपको ये बताना है। तो अभी जस्ट आपने डिस्कस किया था कितने इसमें मॉड्यूल हैं, तो 6 मॉड्यूल हैं। कितने हैं? 6 मॉड्यूल हैं। सोल के बारे में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन SOUL 2.0 वाज रिलीज, सोल 2.0 कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009 जनवरी 2009 में सोल 2.0 को जारी किया गया था।
सोल, जिसका फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, एक अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसे कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के आधार पर इन्फ्लिबनेट केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह क्लाइंट सर्वर वातावरण के तहत काम करने के लिए विकसित एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ग्रंथसूची प्रारूप, नेटवर्किंग और संचालन प्रोटोकॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण यानी सोल 2.0 जनवरी 2009 में जारी किया गया था और सोल के नए संस्करण का डेटाबेस MS SQL है और MY SQL के नवीनतम संस्करणों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तकालयों के लिए सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे इन्फ्लिबनेट ने बनाया है। पुस्तकालय के लिए सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? तो इन्फ्लिबनेट ने बनाया था। सोल, जिसका फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है, कॉलेजों और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की आवश्यकता के आधार पर इन्फ्लिबनेट केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित एक अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यह क्लाइंट सर्वर वातावरण के तहत काम करने के लिए विकसित एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ग्रंथसूची, नेटवर्किंग और संचालन प्रोटोकॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण यानी सोल 1.0 कैलिबर 2000 के दौरान जारी किया गया था। सोल सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण यानी सोल 2.0 जनवरी 2009 में जारी किया गया था। एंड सोल के संस्करण में नए संस्करण का डेटाबेस MS SQL और MS SQL या किसी अन्य लोकप्रिय RDBM के नवीनतम संस्करणों के लिए डिजाइन किया गया है। SOUL 2.0 अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि मार्क 21 ग्रंथ सूची प्रारूप, यूनिकोड आधारित यूनिवर्सल चरित्र सेट बहुभाषी ग्रंथ सूची और NCIP 2.0 और SIP2 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल के लिए अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, CDS ISIS का पूरा नाम क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। CDS ISIS है क्या? आप उसे समझिए। कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या तो फिर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की उत्पत्ति ISIS में हुई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया था और 1960 के दशक में ISIS का उपयोग ILO में कैटलॉगिंग और प्रलेखन के लिए किया गया था। CDS ISIS का MS विंडोज संस्करण 1996 में विनिसिस के नाम से उपलब्ध कराया गया था। यूनेस्को, जिसने IDRC सिर्फ ISIS प्राप्त किया था। यूनेस्को अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। विंडोज जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब समझते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है होते क्या हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ताओं को चलाने, कॉपी करने, वितरित करने, अध्ययन करने, बदलने, साझा करने और सुधारने की क्षमता रखता है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की व्यावसायिक सॉफ्टवेयर की प्रारंभिक लागत की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे पुस्तकालयों को अपने काम के माहौल पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर निम्न है, आप उसे ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। पहला आपका कोहा, फिर ग्रीनस्टोन, फिर न्यू जेनलिव, फिर फेडोरा, डी स्पेस, एवरग्रीन और प्रिंट्स, ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। MS विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सन 1995 ईस्वी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। इसमें निर्देश सचित्र पत्रिकों के रूप में प्रदर्शित होता है, प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित होता है तथा विभिन्न प्रोग्राम आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित होता है, जिन्हें विंडो कहते हैं। इसके संस्करण में MS विंडो 95, विंडो विस्टा, विंडो XP, विंडो 7 और नवीन संस्करण विंडो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग KOHA कोहा कहते हैं। कोहा एक खुला स्रोत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। कोहा का निर्माण 1999 में न्यूजीलैंड में कैटिपो कम्युनिकेशंस द्वारा होरोवेन्युआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए किया गया था। कोहा पहला मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेज है। यह एक ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली है जिसका उपयोग पुस्तकालयों द्वारा दुनिया भर में किया जाता है। यह पर्ल में लिखा गया है। इसे जनवरी 2000 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनस्टोन। ग्रीनस्टोन क्या एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है। कौन सा है? तो ग्रीनस्टोन है।
ग्रीन स्टोन इंटरनेट या सीडी रोम पर डिजिटल लाइब्रेरी संग्रह बनाने और वितरित करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल का एक सूट है। यह ओपन सोर्स बहुभाषी सॉफ्टवेयर है जिसे जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस की शर्तों के तहत जारी किया गया है। ग्रीन स्टोन का प्रोडक्शन वैकेटो विश्वविद्यालय में न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है और इसे यूनेस्को और बेल्जियम में ह्यूमन इन्फो एनजीओ के सहयोग से विकसित और वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिब्सिस सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिब्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा। लिब्सिस सॉफ्टवेयर है जो वो लिब्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया। लिब्सिस एक दिल्ली स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, आरएफआईडी डिजिटल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन स्टोर और बिजनेस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आदि को विकसित और तैनात करती है। कंपनी लिब्सिस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1984 में मिस्टर अनिल जैन आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए थे उनके द्वारा की गई थी। लिब्सिस सॉफ्टवेयर सी और C++ में विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। लिब्सिस पूर्ण ग्राफिक उपयोगकर्ता इंटरनेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहां से आप समझिए। सोल किसके द्वारा, तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा जारी किया गया। विनिसिस यूनेस्को के द्वारा। संजय किसके द्वारा, तो डेसिडॉक के द्वारा। और स्लिम जो है वो एल्गोरिथम के द्वारा विकसित किया गया। सोल क्या है, तो सोल के बारे में आप कई बार पढ़ चुके। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की आवश्यकताओं को आधार पर इन्फ्लिबनेट सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। एक अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन है। यह क्लाइंट सर्वर वातावरण के तहत काम करने के लिए विकसित एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है। सोल। विनिसिस क्या है, तो यूनेस्को द्वारा विकसित विनिसिस एक और फ्लेक्सिबल इजी टू यूज मेन्यू ड्राइवन सामान्यीकृत सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर विशेष रूप से टेक्सचुअल डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विनिसिस में किसी भी संख्या के डेटाबेस को पूरी तरह से अलग अलग बनाने की क्षमता है। संजय क्या है, तो संजय सॉफ्टवेयर को निसेट के एक प्रोजेक्ट के रूप में डेसिडॉक के द्वारा विकसित किया गया है। यह CDS ISIS को संशोधित रूप है। संजय का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित किया गया था तथा संजय का विपणन निसेट के द्वारा किया जाता है। स्लिम क्या है, तो SLIM जिसका फुल फॉर्म सिस्टम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट है। इसका पहला संस्करण 1988 में लॉन्च किया गया था। स्लिम एक अत्यधिक व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसे एल्गोरिथम्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लिब्सिस। लिब्सिस जो है वो डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो इनके उदाहरण है। लिब्सिस समझते फिर क्या है। लिब्सिस पूरे भारत में पुस्तकालय प्रबंधन प्रणालियों में अग्रणी प्रदाता है और पुस्तकालय स्वचालन प्रणाली, FRID डिजिटल संसाधन प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे समाधान प्रदान करता है तथा ऑन स्टोर्स और बिजनेस आदि के लिए ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। हिंदी में इसको साफ साफ क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेजियरी जो है वो प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। प्लेजियरी जो है वो क्या नहीं है, तो प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। अब हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं, क्या इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। उरकुंड क्या है, URKUND उरकुंड क्या है, तो एक स्वचालित पाठ पहचान प्रणाली है जो किसी भी मामले की भाषा का पता लगाने, रोकने और संभालने के लिए बनाई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि टर्निट इन क्या है, तो टर्निट इन जो एक अमेरिकी वाणिज्यिक इंटरनेट आधारित साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाली सेवा है जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। ET ब्लास्ट क्या है, तो एक दोष मुक्त निःशुल्क पाठ समानता सेवा खोज इंजन है जिसने मेडलाइन डेटाबेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डेटाबेस, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, विकिपीडिया, नासा तकनीकी रिपोर्ट डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की है। किसने की है, तो ET ब्लास्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिब्स्यूट। लिब्स्यूट क्या है, जो लिब्स्यूट है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, लिब्स्यूट नहीं है। तो देखते हैं ये है फिर क्या, तो ग्रीन स्टोन इंटरनेट या CD रोम पर डिजिटल लाइब्रेरी संग्रह बनाने और वितरित करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल का एक सूट है। यह ओपन सोर्स बहुभाषी सॉफ्टवेयर है जिसे GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस की शर्तों के तहत जारी किया गया है। न्यू जेन लिव
वेरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है। डोमेन विशेषता हैदराबाद, भारत में सूचना और ज्ञान प्रबंधन संस्थान के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका प्रथम संस्करण मार्च 2005 में जारी किया गया था तथा 9 जनवरी 2008 को न्यू जेनलिब को जेएनयू जीपीएल के तहत स्वतंत्र और खुला स्रोत घोषित किया गया था। ड्रूपॉल प्रोजेक्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह सहयोग, वैश्विकता और नवाचार जैसे सिद्धांत पर बनाया गया है। यह जीएनयू जीपीएल के तहत बिना कोई लाइसेंस फीस के वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी स्पेस का विकास कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, लाइब्रेरीज एंड हैवलेट पैकर्ड लैब्स में किया गया। डी स्पेस वॉज डेवलप्ड एट कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, लाइब्रेरीज एंड हैवल्ट पैकर्ड लैब्स के द्वारा। डी स्पेस MIT फैकल्टीज़ की एक सेवा है जो MIT फैकल्टी शोधकर्ताओं और उनके सहायक समुदायों को उनके डिजिटल शोध और शिक्षण उत्पादन के लिए स्थिर दीर्घकालिक भंडार प्रदान करने के लिए और उनकी सामग्री को दुनिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है। इसके कंटेंट में कॉन्फ्रेंस पेपर, इमेज, पीयर रिव्यू, स्कॉलरली आर्टिकल्स, प्री प्रिंट्स, टेक्निकल रिपोर्ट, थीसिस, वर्किंग पेपर, रिसर्च डेटा सेट और बहुत कुछ शामिल है। 90,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता के कार्यों के इस संग्रह को दुनिया के प्रमुख विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स ILMS को चुनिए। इसमें से कौन सा ओपन सोर्स ILMS है आपको बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोहा। अब ILMS क्या, उसे आप समझिए। ILMS, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग आंतरिक और बाह्य संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मूर्त संपत्ति, वित्तीय संसाधन, सामग्री और मानव संसाधन शामिल हैं। यह पुस्तकालय स्वचालन और संग्रह विकास कार्यों को अलग अलग मॉड्यूलों में करता है, जो किसी भी पुस्तकालय में आमतौर पर किए गए अधिग्रहण, कैटलॉगिंग और संचालन जैसे कार्यों को सरल बनाने पर केंद्रित होता है। कोहा एक ओपन सोर्स ILMS सॉफ्टवेयर है। कौन सा है कोहा? कोहा क्या है, तो एक ओपन सोर्स ILMS सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टोन डी का प्रयोग डैश से संग्रहण प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। स्टोन डी इज यूज टू कन्वर्ट कलेक्शन फ्रॉम। स्टोन डी का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ग्रीन स्टोन टू डी स्पेस। स्टोन डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसे ग्रीन स्टोन टू डी स्पेस में संग्रहण प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, तो स्टोन डी का प्रयोग ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ग्रीन स्टोन से डी स्पेस से संग्रहण प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोहा का विकास डैश में किया गया है, आपको ये बताना है कि कोहा का विकास किस में किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिपो कम्युनिकेशंस लिमिटेड न्यूजीलैंड। कोहा का विकास कटिपो कम्युनिकेशंस लिमिटेड न्यूजीलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? न्यूजीलैंड में। कोहा का विकास कटिपो कम्युनिकेशंस लिमिटेड न्यूजीलैंड में किया गया। कोहा को 1999 में न्यूजीलैंड में होरोवेहुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए काटिया कम्युनिकेशंस द्वारा बनाया गया था और पहली बार स्थापना इसकी जनवरी 2000 में लाइव हुई। 2000 से कंपनियों ने कोहा के लिए व्यावसायिक सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया, जो आज 20 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का उपयोग होता है किस चीज़ में होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का उपयोग किस में होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए दिनचर्या, प्रोटोकॉल और उपकरणों का एक सेट है। एक API निर्दिष्ट करता है कि सॉफ्टवेयर घटकों को कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस घटकों में प्रोग्रामिंग करते समय API का उपयोग किया जाता है। एक अच्छा API सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करके एक प्रोग्राम विकसित करना आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PLONE एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। प्लोन जो है एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। तो किस चीज़ का है, तो ये बता रहा है कि इसका जो है कंटेनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है, विषय प्रबंधन प्रणाली के लिए खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। प्लोन जो एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है किसके लिए, तो विषय प्रबंधन प्रणाली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये प्लोन जो है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 20 कैसे? ये प्लोन एक स्वतंत्र और खुला स्रोत सामग्री प्रबंधन प्रणाली है जो जॉब एप्लीकेशन सर्वर के शीर्ष पर निर्मित है। प्लोन को एंटरप्राइज CMS के रूप में तैयार किया गया है और आमतौर पर इंट्रानेट के लिए और बड़े संगठनों की वेब उपस्थिति के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोहा ILMS इस भाषा का उपयोग करके लिखा जाता है। किस भाषा का उपयोग होता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी पर्ल भाषा का उपयोग होता है। कोहा ILMS में PERL पर्ल भाषा का उपयोग किया जाता है। कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल पब्लिक स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है। कोहा को 1999 में न्यूजीलैंड में होरोवेनियल लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए कैटिपो कम्युनिकेशंस द्वारा बनाया गया था और जनवरी 2000 में पहली बार प्रयोग किया गया था तथा सन 2000 से ही कंपनी व्यावसायिक सहायता प्रदान करना शुरू किया। 2010 तक कोहा का मूल अंग्रेजी से फ्रेंच, चीनी, अरबी और कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रिंट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ई प्रिंट क्या है? एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। एक ई प्रिंट एक शोध दस्तावेज का एक डिजिटल संस्करण है। ई प्रिंट क्या है? तो एक ई प्रिंट एक शोध दस्तावेज का एक डिजिटल संस्करण है। यह एक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी के निर्माण के लिए एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है जो मेटा डेटा हार्वेस्टिंग के लिए ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल के अनुरूप है। यह आमतौर पर दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली में देखी जाने वाली विशेषताओं को साझा करता है। यह मुख्य रूप से संस्थागत रिपोजिटरी और वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ई प्रिंट को साउथम्पटन स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CDS या ISIS में CD अक्षरों का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन के लिए CD का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन के लिए। CDS या ISIS जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या इंटीग्रेटेड सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये CDS जो है ग्रंथालय के विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन हेतु यूनेस्को द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है। CDS ISIS पर यूनेस्को द्वारा 1975 में कार्य प्रारंभ किया गया तथा इसका 1.0 रूपांतरण 1985 में विकसित किया गया जो 32,000 अभिलेखों वाले डेटास तक ही सीमित थे। 2.0 संस्करण 1989 में विकसित किया गया जिसमें 16 लाख अभिलेखों की सूचना संग्रह करने में सक्षम है। 1989 में ही इसका CD-ROM रूपांतरण भी विकसित किया गया। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।